ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यह आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 से अशोक के शिलालेख यानी कि मौर्य साम्राज्य से शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। तो अशोक के शिलालेख में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है, वो प्राकृत भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या से और चीज़ें हमें स्पष्ट होगी। देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि यानी प्राकृत भाषा था, वही लिपि क्या था, ब्राह्मी लिपि प्रयोग किए जाते थे। केवल 2 अभिलेख मिली है जो खरोष्टी लिपि में था। खरोष्टी और माइक तीनों लिपि में लिखा गया था, लेकिन ज़्यादातर उसका प्राकृत भाषा था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो अभी हम लोगों ने देखा है प्राकृत भाषा और लिपि क्या था, ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो वो खरोष्टी लिपि था, जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग, कहाँ से, दाईं से बाईं। जैसे उर्दू लिखा जाता है इधर से, वैसे ये इधर से लिखा जाता था और इधर तक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का से प्रिंसेप यानी कि जेम्स प्रिंसप सबसे पहले इस लिपि को पढ़ा था, यानी कि अशोक के शिलालेख को भी सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था। तो अभी हमने बताया था आपको, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा। जो अभिलेख किस यानी अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से मानना है हमें, क्योंकि इसका बनाया तो राजधानी था उदयन ने, लेकिन यहाँ पे उदयन ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा इसका सही उत्तर। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले शासक बना था और उस समय भी भारत का राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। उसके बाद अशोक आया, उसके बाद ये विक्रमादित्य, ये सब बात बहुत बात की बात है। कनिष्क तो बहुत लास्ट में है इसका शासन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं आपका। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंशी शासक उदयन ने किया था। देखिए वही बात है, उदयन ने किया था, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। सबको पता होना चाहिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित है, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था। तो ये तथ्य जो दिया गया था वो रोमिला थापर के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि अशोक का जो नीति था, आर्थिक परिमाण के कारण जो आर्थिक नीति था, उन्हीं के कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं थोड़ा सा, वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक का नीति के आर्थिक परिमाणों यानी परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ था, पतन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य के समय पूछ रहा है, तो मौर्य के समय तक्षशिला था, और गुप्ता के समय पूछेगा तो नालंदा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ये पूछ रहा है मौर्य काल के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों यानी कि शुंग, मौर्य, कुषाण, कन्नव के शासनकाल का यानी कि कालक्रम के अनुसार सजाइए इसको, वही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कौन आया था, सबको पता है जो मौर्य सबसे पहले था, यानी सब में सबसे पहले कौन था, मौर्य। उसके बाद कौन था, शुंग। उसके बाद
कन्नब, उसके बाद अंतिम में था कुषाण। कुषाण पता है आपको, ये ज़्यादातर कश्मीर जिसका राजधानी था, और मथुरा यानी फिरोजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2 1 4 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या कहता है? ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यानी कि ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो क्या चीज़ के किसका दर्शाता है? तो हम वहाँ से दर्शाता है जो जावा और सुमित्रा से भी हमारा व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था? तो नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था कहाँ का राजा? स्वर्ण भूमि का वह राजा। तो स्वर्ण भूमि का वह राजा था बालपुत्र देव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें और स्पष्ट होगी, लेकिन इसकी व्याख्या है ही नहीं, छोड़िए। वैसे याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस स्वर्ण भूमि का राजा के नाम पूछ रहा है, तो वही बालपुत्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। मौर्योत्तर काल। अब हम आ गए मौर्य के बाद का काल जो भी है। तो इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमृत कीजिए। और सूची 1 में है प्राचीन भारत के स्थल, और सूची 2 में है वर्तमान में किस राज्य में है। यानी कि उस समय का स्थल और वर्तमान में किस राज्य में स्थित है वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? ये है यानी कि कर्ण सुवर्ग, यानी कर्ण सुवर्ण। तो कर्ण सुवर्ण कहाँ है वर्तमान में, आप वो बताइए। उसके बाद है प्रयाग ज्योतिष, उसके बाद गिरनार, उसके बाद प्रतिष्ठान। तो इसको यानी कि सूची 2 से मिलाना है। तो इससे अच्छा है कि हम इसका डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। इसका ये देखिए, इसका देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, स्वर्ण यानी कि कर्ण स्वर्ग जो था वो पश्चिम बंगाल में था, जो वर्तमान में कहाँ है? स्वर्ण यानी कि कर्ण स्वर्ग जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही प्रयाग ज्योतिष जो है वो वर्तमान में असम में है। वही गिरनार, गिरनार थोड़ा ज़्यादा फेमस है, सबको पता है, वो गुजरात में है। और ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। ये दो सबको पता रहता है, गिरनार गुजरात और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। ये मुझे भी पता नहीं था कर्ण स्वर्ग स्वर्ण कहाँ पे है, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। ये बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। किस अभिलेख में? जूनागढ़, रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का मरम्मत 3 शासक करवाया था, जिसमें से इसमें ऑप्शन के हिसाब से मात्र रुद्रदामन प्रथम था। इसका पूरा नाम है रुद्रदामन प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और चीज़ें स्पष्ट होगी। देखिए, रुद्रदामन प्रथम जो था वो 130 से लेकर 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। उसी में ये इसकी चर्चा किया गया है कि ये मतलब क्या सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पे पूछ रहा है, तो व्यापक पैमाने पे किसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था? वो था बीम कटफिसेस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बीम कटफिसेस। क्योंकि इसमें ये देखिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के हिसाब से मारा जाता है। देखिए इसमें पुष्यमित्र शुंग था, ये सब सोना के तो नामे मत लीजिए। मेनांडर था, ये भी खत्म है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन है, सातवाहन में ज़्यादातर मतलब सीसा का यही सब का सिक्का ज़्यादातर प्रचलन में था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बीम कटफिसेस। इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुषाण शासक ही सोना का मतलब सबसे ज़्यादा सिक्का मतलब चलाया था। देखिए, कुषाण शासक बिन कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्रदान है, यानी कि सबसे पहले इसी ने सोना का सिक्का जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117।
पूर्व गुप्ता काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। तो अभी हमने बताया था आपको जो सिक्का यानी कि शीशे का सिक्का, तो अभी हम लोगों ने पीछे वाला क्लास में बताया था सातवाहन। तो देखिए क्वेश्चन भी बन गया, उसको कब बना पूछा गया, बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहन। यानी कि पूर्व गुप्तल काल यानी गुप्ता काल से पहले का जो सातवाहन था उसी ने यानी कि शीशे के सिक्का यानी बड़ी संख्या में चलाया था उसने। लेकिन ये क्वेश्चन इस लॉजिक से भी पूछा जाता है कि मतलब सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने नहीं चलाया था, तो वहाँ पे भी आप सातवाहन मारिएगा। चलिए, इसकी व्याख्या कुछ खास नहीं है, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग के बाद कन्नब, सबको पता है, शुंग के बाद कन्नब। देखिए उस समय का क्वेश्चन है ये सब। चलिए इसकी व्याख्या से थोड़ा और कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। अपने अमात्य वासुदेव के संयंत्रों द्वारा मार डाला गया, यानी वासुदेव जो थे उनकी हत्या कर दिया था। और वासुदेव कौन थे, उनके अमात्य थे। वासुदेव ने कन्नव राजवंश का नींव डाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, और चंद्रगुप्त द्वितीय हत्या करके अपनी गद्दी पे बैठा था भाई का। तो चलिए इसकी व्याख्या से और स्पष्ट होगा। देखिए समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना था, लेकिन उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी यानी कि ध्रुवी देवी से विवाह कर लिया था। तो इसका एक्चुअल में कहानी ये है कि रामगुप्त जो था शायद उस समय कोई आक्रमणकारी था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, उससे मतलब हार गया था और अपनी बीवी को देने को यानी कि बीवी को वहाँ यानी अपनी पत्नी को वहाँ देने को तैयार हो गया था, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दिया था और उसकी बीवी से शादी कर लिया था और इसे कायर बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का पूछ रहा है, तो प्राचीन भारत को सबका पता है, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, वो है समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वही है और किसने कहा है वो देख लेते हैं एक बार। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया, यानी प्राचीन भारत का नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त था ऐसा शासक जो यानी कि हुनों को पराजित किया था, और इसी समय इसने मतलब विक्रमादित्य की शायद उपाधि भी धारण लिया था। देखिए देखते हैं। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन अब पूछता नहीं है उतना ज़्यादा, कुमारगुप्त। चलिए नेक्स्ट 123, क्वेश्चन नंबर 123, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है। तो गुप्त काल में हुआ था, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे वाला पूछ रहा है। तो वो कौटिल्य नहीं थे, जो आप जिस कौटिल्य को जानते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या नहीं थे, आचार्य मतलब टीचर नहीं थे वो उस समय। लेकिन टीचर पूछेगा कौन कौन था, तो वो नागार्जुन, शीलभद्र और शांतिरक्षित। इसका आप व्याख्या देखते हैं। देखिए कौटिल्य था लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी का था, वो तक्षशिला था। देखते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा तक्षशिला से संबंधित है। ये तक्षशिला के मतलब आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ है। ये बात यानी कि चाणक्य कब का है, ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के समय का। चलिए तो इससे अभी आप काट सकते थे जी, मतलब कहाँ चाणक्य मौर्य काल का है, मतलब बाकी जो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का है गुप्त काल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो सबको पता है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ये देखते हैं।
फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो ये दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आप देखते हैं क्यों सही नहीं है। देखिए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यानी कि हर्ष के शासनकाल में आया था, तो वो इसलिए गलत हो गया। वही हेनसांग जो था सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो इसका सही उत्तर अतः दोनों कथन गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वही अभी सेम पूछ दिया क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 2017 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128। चीनी यात्री यानी कि सुंग यून ने भारत की यात्रा किया था, वो कब किया था? तो इसका एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं ऑप्शन से। चीनी यात्री सुंग यून जो था यानी कि सुंग यून, वो कब आया था भारत में? तो आया था 518 ईस्वी से लेके 521 ईस्वी तक भारत में यात्रा किया था। ये ईस्वी की बात है, यानी कि मिडिएवल इंडिया में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यानी कि नगर का जो पतन हुआ था वो गुप्ता काल से होना प्रारंभ हो गया था, जो क्रमिक रूप से पतन होने लगा था। तो चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें और स्पष्ट होगी। देखिए, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यानी कि आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये सीधा क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो आप सबको पता है उसका, इसमें से कोई नहीं है। देखिए, ताम्रलिप्ति था, वो नहीं था। भरौच, कॉम्बे, ये सब कोई नहीं था। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। देखिए, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। कौन था? ताम्रलिप्ति। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह यानी कि भरौच था। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उत्तर भारतीय पूछ रहा है, तो उत्तर भारतीय में ऑप्शन के हिसाब से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये माना गया है मंदिरों का विकास ही गुप्ता काल से, जो मंदिर आज हम लोग देख रहे हैं वो गुप्ता काल से इसकी शुरुआत हुआ है मंदिरों का विकास। पर उससे पहले मंदिर का डिजाइन अलग रहता था और उतना ज़्यादा मंदिर का प्रचलन भी नहीं था भारत में, लेकिन गुप्ता काल में बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ। जो शुरुआत में इस आकार का मंदिर रहता था, फिर ऐसे बना, फिर बढ़ता गया, इसका विकास होते गया और सौंदर्यीकरण भी होता गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमिदान भी गुप्ता ने ही दिया था, लेकिन इसकी शुरुआत पहले से हो गया था, लेकिन गुप्ता काल में ज़्यादा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था? यानी गुप्ता काल में भूमि राजस्व कर कितना था? तो 1/6 था, जो मौर्य साम्राज्य में भी यही था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? धर्मशास्त्रों में पूछ रहा है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व कर की चर्चा किया गया है, वो 1/6 का ही किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या वैसे है नहीं, चलिए वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक पूछ रहा है, तो सबको पता है जो प्रसिद्ध इलाहाबाद का प्रशस्ति है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135। आप लोग धीरज रखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आएगा। जैसे ही आप 68 में घुसिएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी 67 सब ये सब नॉर्मल था उस समय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सबको पता है वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? हर्षवर्धन पूछ रहा था, हर्षवर्धन के समय था हेनसोंग। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। लगभग जो चीनी यात्री आए वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए ही प्रॉपर आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो वो था न्याय का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और चीज़ें और स्पष्ट करते हैं। ये किसका क्वेश्चन? बीपीएससी टीआरई 3 का है, जो जुलाई 2024 में हुआ। देखिए, गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे, यानी जो न्याय दर्शन है उसका संस्थापक कौन था? गौतम। ये पूछता भी है बार बार, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 139। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये जो कंसेप्ट या थ्योरी था वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। देखिए कब दे दिया गया? ये सब एंशियंट टाइम में ही ये सब दिया गया था, लेकिन इसका विकास बाद में साइंस में हुआ, लेकिन इनको श्रेय नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय लोग हम लोग हैं तो इनको श्रेय देते हैं। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं, वही है, कुछ और नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। बराबर की गुफा का उपयोग किसने यानी कि आश्रय गृह के रूप में किया था? यानी कि बराबर की गुफा का, तो अजीवकों को। आप सबको पता है यह अजीवकों को दिया गया था अशोक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास अशोक के समय बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी को काटकर अजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। तो अभी हम लोगों ने बताया था ये बराबर की गुफा जो दान में दिया गया था अजीवक संप्रदाय को, वो अशोक के द्वारा दिया गया था। उसी समय नागार्जुन पहाड़ी को भी काटकर अजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबको पता है बौद्ध धर्म, यानी कि इन्हीं में स्तूप, यानी कि स्तूप। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा स्तूप कब से प्रचलन में आया? तो जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ तो उसके बाद स्तूप इनका चिन्ह के रूप में मतलब कि आने लगा, उसके बाद ही स्तूपों का निर्माण हुआ। उसके बाद चैत्य, उसके बाद विहार जो निवास स्थान होता था बौद्ध भिक्षुओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिएगा, वही है, कुछ और नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, यानी कौन सहयोग किया था सबसे ज्यादा? तो चंदेल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, इसको एक बार एक व्याख्या देखते हैं इसका। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजा के द्वारा मंदिर का निर्माण मुख्यतः 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन वैसे अभी के समय में पूछा ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन कब का है? 1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, कला की गंधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली हुई थी, यानी कि किसके समय गंधार शैली हुआ था? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कुषाण के समय में मथुरा कला जो था उसकी भी फल फूला था, उसी में गंधार शैली भी था और मथुरा शैली दोनों का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे गंधार शैली, तो गंधार शैली कुषाण के समय हुआ था प्रॉपर। चलिए इसकी व्याख्या वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 144। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है? तो वो गंधार शैली में, यानी कि आपको पूछेगा बुद्ध का पहला प्रतिमा किस शैली में बनाया गया था? तो गंधार शैली में। लेकिन सबसे अधिक किस शैली में बनाया गया था? वो मथुरा शैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। पीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, परंतु अनेक विद्वानों इसका श्रेय गंधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन में यानी कि विवाद है, तो इसमें अगर मथुरा शैली और गंधार शैली है तब तो समस्या है।
तो उसका हिसाब से ऑप्शन ई हो जाना चाहिए था, लेकिन जो बीपीएससी आयोग है वो उसको गंधार सेल ही माना था। चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर इन दोनों में से एक दिया तो कोई एक मारिएगा, और दोनों दिया तो फिर गंधार सेल ही मारिएगा, क्योंकि आयोग का मानना वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के समय का है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त कला। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। वही है, कुछ अलग है नहीं, तो छोड़िए व्याख्या को भी। क्वेश्चन नंबर 144। बोधिसत्व यानी जो की पेंटिंग स्थित है, यानी कहाँ है? तो अजंता में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या वही है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण लिखित है? यानी कि विधवा दहन यानी कि सती प्रथा। मान लीजिए सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य पूछ रहा था, इनडायरेक्टली साक्ष्य वो पूछ रहा है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है हमको। ये सती प्रथा था, यानी कि प्राचीन समय से ही सती प्रथा भारत में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? 148 सॉरी। बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? और क्या पूछ रहा है? बड़ा बुदुर विश्व में, तो वो था भरत जावा कला। ये क्वेश्चन देखिए वही है, स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो किस समुद्रगुप्त को भेजा था? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परमिशन के लिए। तो इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी कि सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी दे दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय आले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विजय आले। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत। चोल काल में ये पूछा जाता है बार बार, जे ग्राम पंचायत के लिए जो आज हम लोग पंचायती राज देखते हैं, वो चोल काल में यानी कि प्राचीन भारत में ही प्रसिद्ध था। उसके प्रशासन बहुत अच्छा था, इसलिए से इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। यदि आप लोगों को इससे ज़्यादा एक दिन में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम तो अभी यहाँ तक कितना आज 151 यानी कि 50 क्वेश्चन आज हम लोग इस लेक्चर में किए हैं। 50 का ही लगभग सभी लेक्चर है। अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं 2 घंटा का भी लेक्चर इसमें बना सकता हूँ, और एक दिन में 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।